नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं और दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है और सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में शामिल हुए हैं। मनीष खंडूरी पहले कांग्रेस से इस्तीफा और इसके बाद बीजेपी का दामन थामा है। सीएम धामी की मौजूदगी में शामिल हुए हैं और दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनीष खंडूरी कांग्रेस के दिग्गज और उत्तराखंड के जाने माने नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ देहरादून से लाइव हैं। अभय, मनीष खंडूरी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, खासकर तब जब सामने लोकसभा चुनाव हो? देखिए, चुनाव की इस समय बेला चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए तिथियों का ऐलान कभी भी यहाँ पर घोषित हो सकता है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर इस समय चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से आगे चलने का काम कर रही है। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला वो जारी है। कांग्रेस के लिए चिंता इसलिए ज्यादा कही जा सकती है क्योंकि मनीष खंडूरी युवा चेहरे थे, युवा और पार्टी में उनका जो कद था, जिस प्रकार से राहुल गांधी से सीधा संवाद यहाँ पर करते थे, पौड़ी लोकसभा सीट पर वो प्रबल दावेदार यहाँ पर पार्टी के रहे हैं। 2019 में भी पार्टी के टिकट पर उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव यहाँ पर लड़ा था। इस बार भी ये कह सकते हैं कि दावेदारों की श्रेणी में पौड़ी लोकसभा सीट से वो सबसे ऊपर दावेदार उनको माना जा रहा था। अगर वो पार्टी छोड़कर इस समय भाजपा में गए हैं और भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है, तो फिर सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता पार्टी को यहाँ पर छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर युवा नेता भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से पहले ये खतरे की घंटी कही जा सकती है। इसके अलावा दूसरा सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो राजनीति के जो जानकार अभी तक जो बता रहे हैं मनीष खंडूरी के कांग्रेस छोड़ने के पीछे के कारणों को उन्होंने जो बयान किया वो इस रूप में कहते हैं कि उनका जो परिवार है वो भाजपा के परिवेश से आता है। उनके जो पिता है पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी, वो बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं। वर्तमान में भी बीजेपी के संरक्षक मंडल में वो आते हैं। उनकी जो बहन है वो उत्तराखंड में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनकर आई थी और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष वो यहाँ पर है। तो ऐसे में जब पूरा परिवार बीजेपी है तो फिर पारिवारिक दबाव उनके ऊपर ज्यादा यहाँ पर लगता है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता इसलिए कि कांग्रेस में सीनियर नेता चुनाव लड़ने से मना करें और युवा जो चेहरे थे जिनके ऊपर बड़ा दारोमदार इस समय कहा जा सकता था लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी अब यहाँ पर पार्टी को छोड़कर बीजेपी का रुख करने शुरू कर चुके हैं। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है। जी अभय, क्या मनीष खंडूरी को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी मनीष खंडूरी जिस लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे थे, पौड़ी लोकसभा सीट, उस सीट पर बीजेपी ने भी अभी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें थी उसमें 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट अभी भी बीजेपी उस सीट पर मंथन कर रही है। तो ऐसे में प्रयास यहाँ पर जरूर लगाए जा रहे हैं कि मनीष खंडूरी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है, प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में जो बीजेपी की रीति नीति अभी तक की रही है उसमें स्पष्ट है कि बीजेपी उन्हें चुनाव को लेकर कोई बड़ा दायित्व तो दे सकती है, लेकिन चुनाव मैदान में उतारने से बजाय उन्हें संगठन के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है। जी अभय, एक सवाल मेरा और भी है कि मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन तो थाम लिया है। जिस वक्त ये दामन थामा उस वक्त कौन कौन से नेता मौजूद थे और उस वक्त कौन कौन से नेता मौजूद थे जिस वक्त बीजेपी का दामन थामा मनीष खंडूरी ने? मनीष खंडूरी को कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, सिर्फ अभी 24 घंटे का समय यहाँ पर हुआ है
24 घंटे के भीतर उन्होंने कह सकते हैं कि बीजेपी में जाने का निर्णय यहाँ पर लिया। आज देहरादून में बीजेपी का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल थे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम इस कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद है। बीजेपी की जो टिहरी से लोकसभा प्रत्याशी है माला राज्य लक्ष्मी साहब, वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे विस्तारक हो या फिर पदाधिकारी हो, वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। और मनीष खंडूरी का बीजेपी में आने पर जोरदार स्वागत यहाँ पर किया है। खुद मनीष खंडूरी ने भी अपने बयानों में कहा है कि इस समय अगर देश को नेतृत्व की जरूरत है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है, जिस प्रकार से चल रहे हैं। उन्होंने एक और बात यहाँ पर कांग्रेस के लिए जो अच्छी कही है वो ये कही है कि राहुल गांधी अच्छे नेता जरूर है, लेकिन इस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है तो फिर उनका नेतृत्व जरूरी है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी में जाते ही उनके भी जो सुर है वो यहाँ पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जी अभय, बीते दिनों ही मनीष खंडूरी कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और आज बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस नेताओं का कोई बयान, कुछ उनका वक्तव्य? देखिए, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर मनीष खंडूरी के जाने के पीछे पारिवारिक दबाव को यहाँ पर ज्यादा बताने का काम यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि इस समय मनीष खंडूरी सिर्फ अपने परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स है, कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। पूरा परिवार बीजेपी का परिवार, तो ऐसे में पारिवारिक दबाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने जो रास्ता चुनने का काम किया वो परिवार के उन निर्णयों को बनाने का काम यहाँ पर किया ताकि परिवार में किसी प्रकार की टूट या मतभेद उजागर ना हो। इसके अलावा पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता रहे उन्होंने इस बात की और इशारा कर दिया था कि मनीष खंडूरी भी कांग्रेस पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि युवा नेता है, 2019 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी उनकी जो तैयारी है, जो बड़ी लोकसभा सीट पर कर रहे थे, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद का उनका मूवमेंट रहा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए उनकी न्याय यात्रा रही हो, वो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो सभी लोग उन्हें एक बार फिर प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ पर देखते थे। लेकिन अब सभी के हाथ खत्म हो चुके हैं। मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी के लिए 215 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में बने सिटी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से संभव करके दिखाया और आगे भी आपके आशीर्वाद से हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती को भी हम संभव करेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले पवित्र भूमि केदारनाथ से उन्होंने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उन्होंने यही नहीं बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक इसलिए बताया था क्योंकि यह दशक देवभूमि के चहुमुखी विकास का दशक है, क्योंकि यह दशक उत्तराखंड की महिलाओं को समान अधिकार देने का दशक है। आज 215 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था, जो हमारा सिटी पार्क है, हमारा मियांवाला का एक जोहड़ का है, माल देवता में एक वाटर पार्क है, गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी में है। ये सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो हम एक तो शहर को सुविधा दे रहे हैं पर्यटन के लिहाज से, पार्क के लिहाज से और जल संरक्षण के लिहाज से। ये सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो भूमिगत जल के स्तर को ठीक करेगी। जो हमारी आढ़त बाजार की परियोजना जिसका शिलान्यास हुआ है, वो आढ़त बाजार के चौड़ीकरण से संबंधित है। उसमें जिन लोगों को विस्थापित किया जाना है उनको ब्राह्मणवाला में जहाँ बसाया जाना है उससे संबंधित शिलान्यास किया है। मसूरी में एक ने 20 एकड़ से ज्यादा का इको पार्क बना रहे हैं। हमारे शहर के अंदर केवल गांधी पार्क है और कोई ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन ये सिटी पार्क के रूप में जो मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा
ये पार्क का निर्माण किया गया। ये बहुगुणा जी के समय मैंने घोषणा कराई थी और उसका धामी जी द्वारा इसका मूर्त रूप, कार्य रूप देकर धरातल पर उतारा गया। तो मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार का सिद्धांत है कि जो योजनाएं घोषित करते हैं उनका शिलान्यास किया जाता है और शिलान्यास के बाद लोकार्पण कर उसे पूरा किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हुआ था और आज उनका मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण भी किया जा रहा है। बीजेपी विकास की बात करती है, इसलिए जनता हमारे साथ है। हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजना है जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। तेजी से बढ़ रही आज देश के हर शहर से देहरादून जुड़ चुका है। हर प्रमुख शहर से आने वाले समय में हम नाइट लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर हो, अन्य शहर जो रह गए उन शहरों के लिए भी व्यवस्थाएं हो। अभी अभी मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अभी हमने देहरादून से अयोध्या की हवाई सेवा प्रारंभ कर दी है। भगवान राम और आदित्य देव के हम सब दर्शन कर पाएंगे। अमृतसर जाने के लिए सेवा शुरू हो गई है। यहाँ से बनारस जाने की सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पंतनगर से दिल्ली की सेवा भी हम जल्दी ही प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ जाने की सेवा प्रारंभ हो गई है। गौचर और चिनियाली सड़क की जो सेवा है उसको भी निकट भविष्य में हम नियमित रूप से शुरू करने वाले हैं। जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है, क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के प्रति हम संकल्पबद्ध है। हमारा जोर है कि सबका संतुष्टिकरण होना चाहिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने एमडीडीए दून में बन रहे सिटी फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में 215 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। सिटी फॉरेस्ट पार्क आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इसके अलावा देहरादून, मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश, धर्मपुर आदि विधानसभाओं में मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किया। लगभग 215 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से विकास के जो काम होंगे धरातल पर उतरेंगे, आम जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भावी सरकार लगातार राज्य में विकास का रुपया है उसको तेज करने का काम कर रही है। परियोजनाओं योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का काम कर रही है और इन सब परियोजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा होगा उनका लोकार्पण भी वो जल्द यहाँ पर करेंगे ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय विश्वकर्मा भवन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने संकल्प पत्र वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। बीजेपी के ये संकल्प पत्र वाहन
पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाएंगे और उन तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुआ। लोकसभा चुनाव की बेला में सियासी दलों के चुनावी प्रचार भी तेज होने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र वाहन बजाज यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और टीडी की जो पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती माला राज्य रश्मिता, उनकी तरफ से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि ये संकल्प पत्र बीजेपी की जो रीति नीति उसे आम जनता तक पहुंचाएंगे। जनता के अगर कोई सुझाव है, चाहे विकास के काम से जुड़े हों, सरकार से जुड़े हो, उन सुझावों को एकत्र करने का काम करेंगे ताकि बीजेपी चुनाव के लिए जब अपना दृष्टिपत्र जारी करे तो उन संकल्पों को इन दृष्टिपत्र के माध्यम से एकत्रित करने का काम किया जाएगा, उसमें दृष्टिपत्र शामिल किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है और बीजेपी का ये काम उनकी जो रणनीति उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है ताकि चुनाव की बेला में वो राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीत सके और बड़े मार्जिन से वो जीत हासिल हो सके। कैमरामैन नरसिंह के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। इस दौरान रमेश पोखरियाल ने कहा कि रामपुर प्रत्याशी घनश्याम सिंह को लाखों वोट से जिताने का लोगों ने संकल्प ले लिया है। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, इस समय लोगों ने जाति, धर्म, पंथ कुछ नहीं देखा है, सिर्फ मोदी जी और कमल को देखा है। साथ ही उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गरीबों की उन्नति की दिशा में जितने काम हुए हैं वो 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में ही हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप रामपुर आए, भाजपाइयों ने आपका स्वागत भी किया। ऐसे में लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, क्या भाजपा की रणनीति अब तैयार हो रही है? रणनीति तो लोगों ने तैयार कर रखी है। भाजपा तो जो लोगों के द्वारा रणनीति उसको तेज से आगे बढ़ा रही है और रणनीति में तो ये है जो लोगों ने तय किया है कि घनश्याम जी को लाखों 4 लाख मतों से भी अधिक से जिताने का लोगों ने जुनून के साथ ये संकल्प ले लिया है। तो यदि देखेंगे तो जिस तरीके का परिवेश इस समय बना हुआ है, इस समय लोगों ने जाति, धर्म, पंथ कुछ नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को, कमल को, क्योंकि लोगों को इतना काम हुआ है। गरीब उत्थान की दिशा में, गरीब कल्याण के जितने काम शायद 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, सोच भी नहीं सकते। ये कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो जहाँ 60 साल बनाम 10 साल हो रहा है, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इस पार्टी को वोट नहीं दे रहा होगा? और फिर ये तो हमारे 2 वर्ष में जो इनका कार्यकाल रहा है हमारे सांसद जी का, उसे बच्चा भी खुश है। ये भारत की लोकसभा में मेरे साथ बैठते हैं, यहाँ के सारी समस्याओं को उठाते हैं, शालीन हैं, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर व्यक्ति के साथ संबंध है, व्यवहार अच्छा है, प्रखरता है, पार्टी के भरोसेमंद के व्यक्ति हैं, सब कुछ तो इनके प्लस है। इसलिए लोगों को मालूम है कि रामपुर का यदि विकास होगा, इधर मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और इधर घनश्याम जी, ये इस तरीके का जो तारतम्य बनेगा तो वो एक नया इतिहास रचेगा। देश में मोदी, रामपुर में लोधी। हाँ, वो तो है ही ना, आपने देखा है। इधर रामपुर में लोधी को तो बिल्कुल उनका, उधर मोदी, इधर योगी और इधर लोधी, ये बिल्कुल ऐसा कर दिया। अच्छा, हमने देखा है सर, रामपुर में लोकसभा सीट पर भी सांसद जी ने, घनश्याम सिंह जी ने कमल खिलाया, और चाहे शहर सीट की बात कर ले, विधानसभा सीट की, उस पर भी आजम खान को पछाड़ दिया। अब ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इस बार लेके आने में कामयाब होने वाली है? आप सोच नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था बनी है और जिस तरीके से विकास की गंगा बही है, जिस तरीके से आम लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के प्रति हुआ है और उधर मोदी जी के प्रति हुआ, उसी का तो परिणाम है कि 2 उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, उसमें हम यहाँ पर जीते और रामपुर की इस ऐतिहासिक सीट को भी हम लोकसभा में जीते और अब तो एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक तरफा होगा, जैसे हमारे उत्तराखंड में हमारे 5 की 5 सीटें आएंगी, उत्तर प्रदेश में भी पूरा उत्तर प्रदेश एक तरफ होगा। अब तो लोगों ने कह दिया, मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी रामपुर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान
रामपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने की बात कही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा इन कितनी सीटों पर अपना कमल खिलाने में कामयाब होती है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।